नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरह से उन्हें लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं या वो खुद विवाद पैदा कर रहे हैं, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कभी उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के लिए खतरा बने हुए टीएस सिंहदेव को जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने एक झटके में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र बनाने का जिम्मा दिया है, जिस तरह से तवज्जो दी गई है और यह समझाने की कोशिश की गई है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था उसी की बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेश बघेल को मिली थी, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने से साफ तौर पर टीएस सिंहदेव ने इनकार कर दिया था। वो इनकार क्यों किया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से भूपेश बघेल उनकी चौकड़ी ने लगातार टीएस सिंहदेव को परेशान करने की कोशिश की, उनके धैर्य की परीक्षा ली। गाए बगाए कैमरे के सामने आकर टीएस सिंहदेव अपना दर्द भी बयान करते रहे, लेकिन मौजूदा हालात में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद जिस तरह से टीएस सिंहदेव चुपचाप बैठे थे, अचानक से पार्टी आलाकमान ने जो मेहरबानी दिखाई है उसकी भी एक खास वजह है। वो वजह कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं उस फार्मूले पर भूपेश बघेल फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि देवेंद्र यादव के लिए जो तैयारी की गई थी, उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए जो फार्मूला तैयार किया था, वो जाहिर तौर पर भूपेश बघेल और उनकी चौकड़ी को तो रास नहीं आ रहा था। इस बीच देवेंद्र यादव की बलौदा बाजार वाले मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। वो इस वक्त भी जेल में बंद हैं और उनके जेल में बंद रहते ही जिस तरह से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भूपेश बघेल को किनारे लगाने की तैयारी हो चुकी है। टीएस सिंहदेव को महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र बनाने के लिए अमिताभ दुबे के साथ जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल घोषणा पत्र का फार्मूला ही काम करता है कि जनता को किस तरह से लुभाया जाए। मौजूदा हालात में जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चलन हो रहा है और कांग्रेस की जो जाति आधारित राजनीति हो रही है, उस फार्मूले को तैयार करने का काम दिया गया है। लेकिन गहराई से समझने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में धीरे धीरे ही सही भूपेश बघेल की जो हालत हो रही है वो उनके व्यवहार से भी समझी जा सकती है। बीती 24 अगस्त को जिस तरह से वो अपने घर भिलाई 3 के सामने सिरसा चौक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, अपनी कार से उतरकर जिस तरह से उन्होंने जो व्यवहार किया और उसके बाद आरोप लगा दिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका रास्ता रोक रहे थे। कुछ आगे बढ़कर उन्होंने साफ तौर पर यहां तक भी कह दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका रास्ता अपने कार्यकर्ताओं से रुकवा रहे हैं। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। जबकि सोशल मीडिया के दौर में पहले ही वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ गए। साफ तौर पर नजर आ रहा था कि भूपेश बघेल कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। जिस सिरसा गेट के सामने भूपेश बघेल रोड में उतरकर जिस तरह का हंगामा कर रहे थे, उसके नजदीक ही एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। इस कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर 19 अगस्त को मध्य प्रदेश से बुलाए गए कुछ भाड़े के गुंडों के द्वारा सुपारी किलिंग कराई जाती है और इसमें जो आरोपी पकड़ाए गए हैं उसके तार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के करीबियों से भी जुड़ रहे हैं। एमपी के रीवा के भाड़े के गुंडों ने जिस तरह से राज उगलने शुरू किए हैं और जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है, धीरे धीरे उसकी आंच बढ़ती जा रही है। भूपेश बघेल ऐसे हालात में राजनीति को देखें या अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को संभाले। वैसे पहले ही महादेव सट्टा वाले मामले में 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने के वो नामजद आरोपी हैं। ईडी और इनकम टैक्स के बाद अब सीबीआई का भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि महादेव सट्टा वाले मामले में सीबीआई ने भी अपना घेरा कसना शुरू कर दिया है। इन हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़ में सब कुछ
ठीक नहीं चल रहा है। टीएस सिंहदेव शायद ऐसे ही मौके की तलाश में होंगे। वैसे तो जून 2021 में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना था, क्योंकि भूपेश बघेल के कार्यकाल के तब 2.5 साल हो चुके थे। यहां मैं आपको यदि थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूं तो 24 या 25 जुलाई 2021 का समय होगा। रात के समय जिस वक्त रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के कार के ऊपर कथित रूप से हमला हुआ और उस हमले की अभी जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई थी, तुरंत बृहस्पति सिंह ने आरोप लगा दिया कि टीएस सिंहदेव जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके भतीजे ने उनकी कार के ऊपर हमला किया है, उसकी हत्या करवाना चाहते थे। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि हमले के अगले ही दिन कांग्रेस के करीब 18 विधायक बृहस्पति सिंह के निवास में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा ही आरोप लगाते हैं। टीएस बाबा इस रास्ते को छोड़ दें, विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला करना बहुत चिंतनीय बात है। और ऐसी सामर्थ्य छोड़ के अगर ये लोकतंत्र में है, जनतंत्र है, सारे लोगों को लेकर चलेंगे तो उनकी यानी कुल मिलाकर जब टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना था तो सारे प्रपंच किए गए जो राजनीति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब पार्टी आला कमान ने भूपेश बघेल को दिल्ली में तलब किया तो वहां भी उन्होंने खूब तमाशा किया। अपने साथ बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक ले गए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 विधायक हैं, बहुमत के लिए 46 की आवश्यकता है, लेकिन 55 से भी ज्यादा विधायक राहुल गांधी के सामने ले जाकर वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे यदि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो अंजाम बुरा होगा। शायद राहुल गांधी पुरानी बात नहीं भूले होंगे, तब माहौल कुछ और था। अब मौका आया है तो टीएस सिंहदेव को पर्याप्त तवज्जो दी जा रही है। ऐसे माहौल में बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि भूपेश बघेल का क्या होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है, रेस के लिए लंगड़े घोड़े को नहीं पाला जाता। घोड़ा यदि लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। ऐसी निर्दयता तो रेस के घोड़े के लिए होती है, लेकिन राजनीति भी कम निर्दयी नहीं होती है। शायद ऐसे ही हालातों को जनता भी खूब समझती है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक होती जा रही हमारी देश की जनता, जिसमें 70% से ज्यादा आबादी 35 साल से नीचे है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा ऊर्जावान है, गहराई से समझती है। इसलिए अब राजनीति में अच्छे और जागरूक लोग जुड़ते जा रहे हैं। बात यदि छत्तीसगढ़ की हो रही है तो मौजूदा सरकार की भी चर्चा हो जाए। एक नीति की खास तौर पर चर्चा हो रही है, वो है छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान FL10 का लाइसेंस सिस्टम लागू किया था, यानी लाइसेंस शुदा बिचौलियों के माध्यम से शराब की खरीदी की जाए। नई सरकार ने करीब 3 महीना पहले ही वो बिचौलिया वाला सिस्टम खत्म कर दिया। तो ऐसे में आपको जानकर अब और ज्यादा हैरानी होगी कि 3 महीने के भीतर 600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। यानी पूरा का पूरा 600 करोड़ रुपए दलालों या बिचौलियों के पास जाने वाला था, जो अब नहीं जा पाएगा। यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने शराब से मिलने वाले रेवेन्यू की सीमा या लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 11,000 करोड़ तक कर दिया है। पिछले साल लक्ष्य तय किया गया था छत्तीसगढ़ के लिए 8,500 करोड़ का राजस्व मिलेगा, लेकिन अब नया लक्ष्य होगा 11,000 करोड़। छत्तीसगढ़ की नई विष्णुदेव साय सरकार ने नई शराब नीति बनाई, जिससे तिलमिलाए हुए पुराने शराब माफियाओं ने हाई कोर्ट में उन्हें चुनौती दी। दरअसल ये माफिया एक कंपनी की शक्ल में काम कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों का संचालन और वितरण करने की जिम्मेदारी ले रखे थे। ऐसी 10 कंपनियां थी जिन्हें मार्च 2025 तक अनुबंधित किया गया था, लेकिन इस अवधि से पहले उनके लाइसेंस निरस्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखाकर मौजूदा सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बीते 6 महीनों में शराब की कीमतों में 2 बार भारी इजाफा किया गया है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि 2018 के आखिरी में जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार बनी तो 2019 के शुरुआत से ही शराब के घोटालेबाजों को काफी प्रमोट किया गया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व में जिस तरह से शराब घोटाला सामने आया, जिस तरह के सबूत सामने आए और जिन सबूतों के आधार पर अदालत ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है, अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी जैसे
नौकरशाहों के अलावा, कई कारोबारियों के अलावा सफेद पोस्ट नेता भी इसमें संलिप्त हैं। जो पक्के सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। शराब घोटाले का मुद्दा छत्तीसगढ़ के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी बेहद प्रभावी रहा। यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने FL10 के दलाली वाले लाइसेंस सिस्टम को हटाने के अलावा पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हजारों करोड़ के शराब के कारोबार में अब भी बिचौलिए और दलाल सक्रिय हैं। लेकिन अब लाइसेंस के साथ नहीं बल्कि बिना लाइसेंस के जिस तरह का धंधा किया जा रहा है, जिस तरह से 2 नंबर के धंधे में राजनीति की चाशनी घोलने की कोशिश की जा रही है, वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता और प्रशासन के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। खुद को सत्ता का करीबी बताने वाले ऐसे सफेद पोश लोगों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे हम एक्सपोज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से CM विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार चल रही है, जिस ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां शराब के खेल के पुराने माहिर खिलाड़ी किस तरह की गुलाटी लगा रहे हैं। इन सारी बातों को पूरे तथ्यों के साथ हम आगे के वीडियो में मजबूती के साथ प्रस्तुत करेंगे। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।